एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंकल यू का बेटा हाउ अपनी स्टडीज करके वापस से घर लौट चुका था। वो अब अपना काम यहीं पर करने वाला था। जहाँ अंदर जाती है उसे सबसे पहले तो घर की मेड मिलती है, जिससे हाउ पूछता है कि उनके घर में कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी, तो कहीं मिस लान की शादी तो नहीं हो गई, क्योंकि वो मिस लान को पसंद करता था। जिसके बाद वो अंदर जाता है तो वहाँ उसका आई कांटेक्ट मिस लान से होता है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देखते जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल यू आ जाते हैं, जहाँ वो मिस लान से कहते हैं कि वो ग्रैंडमा से बात करेंगे ताकि वो हाउ को यहाँ पर स्टे करवा सके। लेकिन वो अंकल यू से बोलती है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो सारी अरेंजमेंट्स कर देगी। जिसके बाद वो हाउ को अपने साथ लेकर चली जाती है और दोनों एक सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं जहाँ मिस लान महजोंग खेला करती थी। इस बार मिस लान को एक रिपोर्टर से कुछ प्राइवेट फोटोज लेने थे, जिन्हें वो रिपोर्टर पब्लिक करने वाला था। पर मिस लान उससे डील करके वो फोटोज खरीदना चाहती थी, जहां वो कुछ पैसे देने की बात भी करते हैं। पर वो रिपोर्टर एक गलती कर देता है, जहाँ वो मिस लान के कंधे पर हाथ रख के उसे पूछ लेता है कि अगर वो उसे शादी कर लेगी तो वैसे भी सब कुछ उसका ही हो जाएगा। जो सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, पर वो अपने महजोंग पार्टनर के रिएक्ट करने का वेट कर रही थी, क्योंकि वो अपनी स्लीव से कुछ निकालने ही वाला था। पर उसे पहले ही हाउ उस रिपोर्टर पर अटैक कर देता है। वो उस रिपोर्टर को गुस्से में मारने भी वाला था, लेकिन मिस लान उसे रोक देती है और फोटोज लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस लान का महजोंग पार्टनर उस रिपोर्टर को मार डालता है, क्योंकि उसने पैसे लेने के बजाय मिस लान को डिसरिस्पेक्ट किया था। इधर मिस लान हाउ से थोड़ा सा गुस्सा होती है, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे उस रिपोर्टर पर अटैक कर दिया था और वो रिपोर्टर इसके बदले कुछ भी कर सकता था। लेकिन तभी चलते चलते उनका पैर मुड़ जाता है और वो चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वह उसे मदद मांगती है। पर वो थोड़ा नर्वस होकर सोचने लग जाता है कि वो उसको टच कैसे कर सकता है, इसीलिए वो अपनी जैकेट उतार कर पहले उसको कवर कर देता है और फिर उसे उठाकर कार तक लेकर जाता है, जहाँ मिस लान उसे देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। और हाँ, उसे एक जगह पर वेट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। एकदम से बारिश भी शुरू हो चुकी थी और मिस लान भीग रही थी, पर तभी हाउ वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और उसको भीगने से बचा लेता है। मिस लान उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि वो बाहर पढ़ने गया था तो वहाँ पर क्या काम करता था, जिस पर हाउ बताता है कि वो एक बॉक्सर है, जिसकी वजह से मिस लान उसे जॉब पर रख लेती है और कहती है कि वो अब से उसके लिए काम करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, उसे ये पता चल चुका था कि शाओ शाओ न्यू फेरी की ओनर थी। तिंग भी वहाँ पर हर हफ्ते जाया करता था बिना किसी ओकेजन के, यानी कि शाओ के साथ उसका जरूर कुछ था, जिसके लिए अब चैंग ईरान को सबसे पहले डांस करना सिखाती है, क्योंकि तिंग भी वहाँ पर शाओ के साथ डांस किया करता था। जहाँ डांस सिखाने के बीच दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ईरान डांस भी सीख जाता है। जिसके बाद चैंग उसे तिंग की तरह ड्रिंक करना सिखाती है, क्योंकि वो हर वैरायटी की ड्रिंक को अलग तरीके से स्मेल करके और टेस्ट करके पीता था। दोनों ही ड्रिंक टेस्ट कर करके बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। जिस बीच चैंग से पूछती है कि क्या ईरान को भी वैसी ही लड़कियां पसंद है, जो बोलकर वो उसे शाओ का फोटो दिखाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान भी नहीं देता और फोटो साइड में खिसका देता है। तो चैंग पूछती है कि अगर तुम्हें शाओ जैसी लड़की पसंद नहीं है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मतलब कि उसके जैसी लड़की। एक बार के लिए तो ईरान उसे बोलता है कि वो ना उसकी टाइप की नहीं है, पर जब वो उसे पूछती है कि अगर वो उसकी टाइप की नहीं है तो वो इतना रिस्क उठाकर उसकी मदद क्यों करना चाहता है, तो ईरान अब उसे अपने क्लोज बुला लेता है और वो उसके कानों में कुछ कहने भी वाला था, पर इतने ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वो उसके शोल्डर पर गिरकर ही सो जाता है। अब अगले दिन वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी था और चैंग उसे शाओ के लिए एक ड्रेस भी देती है ताकि वो तिंग बनकर उसे वो ड्रेस गिफ्ट कर सके। तभी ईरान भी एक बैग निकालता है और चैंग को देते हुए कहता है कि उस बैग में भी एक ड्रेस है, इसलिए अब चैंग भी उसके साथ न्यू फेरी चलती है। अब वो जैसे ही ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो उसे देखकर ईरान स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि वो उस ड्रेस में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। चैंग उसे बताती है कि उन्हें न्यू फेरी जाने के लिए वीआईपी पासेस की ज़रूरत होगी और वो उसे अरेंज करने हैं। लेकिन ईरान जवाब में कहती है कि आखिर तिंग को वहाँ पर जाने के लिए पास क्यों चाहिए। जिसके बाद सबसे पहले ईरान न्यू फेरी पहुँचता है और बिना किसी पास के एंटर कर रहा होता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है, जो कि ईरान को अंदर ले जाती है। और ईरान अब बिल्कुल तिंग की तरह एटीट्यूड दिखा रहा था। वो शाओ के साथ डांस भी करता है, जहाँ पर वो कोई भी गलती नहीं करता, क्योंकि वो अपने सामने शाओ को नहीं बल्कि चैंग को इमेजिन कर रहा था। वो सोच रहा था जैसे कि वो चैंग के साथ डांस कर रहा है, इसीलिए वो शाओ की नज़रों में एक भी डाउट नहीं आने देता। और इन सब पर चैंग ने भी नजर रखी हुई थी ताकि ईरान कोई भी गलती ना कर दे। पर थोड़ी देर बाद वो ईरान को शाओ के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना और अपना काम कर सके। जिसके बाद शाओ उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर देती है और वहाँ पर रखी हुई थी वोडका, जो कि ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर फिर भी वो उन ग्लासेस में से बीच वाला ग्लास उठा लेता है और एक ही बार में उसे खाली कर देता है।
इस पर शाओ से पूछने लग जाती है कि पहले तो कभी इस तरीके से वो बीच का ग्लास नहीं उठाता था, उसे एक ग्लास खत्म करने में बहुत ही टाइम लगता था। तो ईरान उसे जवाब देता है कि वो अपनी वाइफ की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में है। ये सुनते ही शाओ वहाँ से उठती है और एक गन लेकर ईरान पर पॉइंट कर देती है, जिससे वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि कहीं शाओ को पता तो नहीं चल गया कि वो थिंग नहीं है। लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसे पनिश करना चाहती है क्योंकि उसने अपनी सोलमेट यानी कि शाओ को बुलाकर किसी और से शादी कर ली। जो सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है क्योंकि शाओ उसके साथ बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो चेंज करने चली जाती है। इतने में ईरान उसके रूम में वो की ढूंढने लग जाता है और शाओ से पूछता है कि उसके घर में जो उसके स्मोक करते हुए फोटोज भेजे गए थे, आखिर वो फोटोज किसने भेजे हो सकते हैं। शाओ से रिपोर्टर वांग का नाम बताती है और वो ईरान से पूछने ही वाली थी कि वो तो उसके लिए अब्रॉड से इतनी सारी लिलीज लेकर आया था, जबकि उसे लिलीज से एलर्जी थी, तो अब उसकी एलर्जी क्यों नहीं दिख रही। पर इसका जवाब देने से पहले ईरान वहाँ से निकल जाता है और शाओ बाहर आकर अपने रूम की एंट्रेंस पर ही रखी हुई लिली पॉट को देखती है क्योंकि उसके नीचे ही शाओ ने वो की छुपाई हुई थी। उसे शक हो चुका था कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि जब ईरान शाओ के रूम में उन लिलीज को क्रॉस करते हुए आया तब उसे कोई भी एलर्जी नहीं हुई। जिसके बाद हम मिस लान और हाओ को देखते हैं। ये दोनों भी कांगहाई फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी से मिलने के लिए आए हुए थे क्योंकि मिस्टर हू ने उनके एरिया से एफिडेरा नाम की सभी ड्रग्स खरीद ली थी और वो उन्हें यूज़ कर रहा था, जिससे कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। और मिस लान भी वही ड्रग को अपनी कंपनी के लिए खरीदना चाहती थी। जो सुनकर मिस्टर ही एक बार के लिए तो उस पर हंसने लग जाते हैं और इंसल्ट करने लगते हैं कि वो एक सिंपल सी वुमेन होकर इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल रही है, जबकि उसके पास कोई एबिलिटी भी नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि उसकी फैमिली में सभी लेडीज़ कैसे बिजनेस संभाल रही हैं। जो सुनकर हाओ को गुस्सा आ रहा था पर वो मिस लान की ऑर्डर देने का वेट कर रहा था। तभी मिस्टर ही यहाँ पर लान की और भी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है, जिससे कि हाओ से अब कंट्रोल नहीं होता। वो एक वाइन ग्लास उठाकर मिस्टर ही के सर पर सारी वाइन गिरा देता है और वाइन बॉटल को उसके ऊपर पॉइंट करके कहता है कि वो उसे यहाँ से भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दे रहा है। जो देखकर वो चला जाता है और हाओ को रियलाइज़ होता है कि उसने लान को वापस से एम्बैरेस कर दिया, जिसके लिए वो सॉरी भी बोलने वाला था। पर वो उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है क्योंकि वो उससे इम्प्रेस हो गई थी। इसीलिए दोनों साथ में एंजॉय करने के लिए ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद घर जाने के लिए हाओ लान को कार से ड्रॉप भी करने वाला था, पर किसी वजह से उनकी कार भी खराब हो जाती है। तो हाओ लान के लिए खुद एक हॉर्स कार्ट चलाकर वहाँ पर लेकर आता है और उसे उसमें बैठने के लिए कहता है और उस कार्ट को चलाकर उसे घर ड्रॉप करता है। ये मोमेंट दोनों काफ़ी इंजॉय करते और काफ़ी खुश भी थे। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि ईरान का वेट कर रही होती है। वो सोच रही थी कि वो आखिर शाओ के साथ क्या कर रहा होगा, लेकिन तभी ईरान वहाँ पर आ जाता है और चैंग के पूछने पर उससे कहता है कि उसने वो सब कुछ किया जो कि उसे वहाँ पर करना था। ये सुनते ही वो थोड़ा सा जेलिस फील करने लग जाती है और वो ईरान की तरफ एक सूप आगे बढ़ाकर कहती है कि वो सूप अंकल यू ने उसके लिए बनाया है ताकि उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन उन दोनों के बीच तो कुछ था ही नहीं, तो उन्हें उस सूप की ज़रूरत नहीं थी। पर क्योंकि ईरान शाओ से मिलने के लिए जा रहा था तो शायद वो सूप उसकी मदद कर सके। जो सुनते ही वो सूप को पीने से मना कर देता है और कहता है कि चेंग जैसे सोच रही है। वैसे तो ईरान ने वहाँ पर कुछ किया भी नहीं है और वो कुछ ऐसा वैसा करेगा भी नहीं। इसके बाद उससे पूछती है कि क्या वो वहाँ से कुछ लेकर आया है। तभी ईरान एक फ्लावर से भरा हुआ बैग लेकर चेंग की तरफ बढ़ता है और उस फ्लावर को देखते हुए कहता है कि वो फ्लावर्स उससे रास्ते में दिख गए थे। उसने सोचा कि उसे चेंग के लिए लेने चाहिए। जो देखते ही चेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ईरान भी मन में यही सोचकर खुश हो रहा था कि उसने पहली बार किसी के लिए इतना कुछ किया है। वो पहली बार किसी की इतनी मदद कर रहा था और उनकी खुशी के लिए भी सोच रहा था। अब अगले दिन ईरान अपने हाथ में फ्लावर पॉट लेकर घर के अंदर आ जाता है और सभी लोग शॉक थे क्योंकि तिंग को पॉलन से एलर्जी थी। यही सवाल अंकल यू भी ईरान से पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें जवाब देता है कि जब वो अब्रॉड गया था तो उसकी एलर्जी किसी वजह से ठीक हो गई। जो सुनते ही चेंग उसे जल्दी से अंदर लेकर चली जाती है और उसे समझाती है कि उसने सभी लोगों से झूठ क्यों बोला। ईरान बोलता है कि ये सिर्फ एक एलर्जी की तो बात है ना, उसे कोई कैंसर थोड़ी हुआ था जो कि ठीक नहीं हो सकता। चेंग अब उसे ऐसे बिहेव करने का असली रीज़न बताती है और कहती है कि एक दिन तिंग वापस इस घर में आ जाएगा, तब ईरान का क्या होगा। यही सब सोचने की वजह से चेंग उसे इस झूठ से थोड़ा सा डर गई थी। जो सुनकर ईरान भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि एक दिन उसे इस घर से और चेंग से दूर जाना था। लेकिन वो उससे बोलता है कि जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक वो दोनों उन फ्लावर्स को एंजॉय करेंगे। ये सुनते ही चेंग को अपनी मॉम की भी याद आ जाती है क्योंकि वो दोनों भी इस तरीके से फ्लावर प्लांट करती थी
और साथ में टाइम स्पेंड करती थी, जिसकी वजह से अब वो भी चैंग के साथ मिलकर अपने रूम में फ्लावर्स लगाने लग जाती है और काफ़ी खुश होती है, क्योंकि ईरान उसे बहुत ही ज़्यादा समझता था और जानता था कि चैंग को क्या पसंद है। जिसके बाद हम हाओ को देखते हैं, जो कि लान से मिलने के लिए जाता है। एक बार फिर वो उसकी ब्यूटी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पर फिर उसे याद आता है कि एक बार जब वो लान से मिला था तो लान का इयररिंग नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसने उसे फेंकने को कह दिया। लेकिन उसने वो इयररिंग संभाल कर अपने पास रख लिया था, क्योंकि वो उसे कुछ ज़्यादा ही एडमायर करता था। तभी लान उससे पूछती है कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। तो हाँ, वो बताता है कि तिंग की पॉलन एनर्जी ठीक हो गई है, वो फ्लावर्स लेकर घूम रहा है। जो सुनते ही लान शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक तिंग को हर एक ड्रग देकर टेस्ट किया था और उसकी एलर्जी कभी भी ठीक नहीं हो पाई। इसलिए वो उसी वक्त उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ईरान पहले से ही चैंग के साथ बैठा हुआ था। लान आकर ईरान से पूछती है कि उसकी एलर्जी अचानक से कैसे ठीक हो गई। वो उसकी नर्व भी चेक करती है, लेकिन तभी ईरान के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करने के लिए उसे यहाँ से उठकर जाना पड़ता है। इस बीच लान चैंग से बात करती है, जहाँ वो पूछती है कि तेंग और उसके बीच में सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि अब तेंग उसे देखकर हर वक्त स्माइल करता था और उन दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो सुनकर चैंग स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईरान चैंग को घर के बाहर मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि ईरान को असल में शाओ का कॉल आया था। वो तेंग से मिलना चाहती थी। जो सुनते ही चैंग थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि आज तक शाओ ने कभी घर पर कॉल करके तेंग को मिलने के लिए नहीं बुलाया था। उसे थोड़ी सी अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है। इसलिए वो ईरान को रात को 10 बजे से पहले घर आने के लिए प्रॉमिस करती है। और हम देखते हैं कि जब ईरान न्यू फेरी जा रहा था तो कोई उसका पीछा कर रहा था। और हम देखते हैं कि ईरान शाओ के घर उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एक पेंटिंग बना रही थी। वो ईरान को उसकी पेंटिंग के बारे में पूछती है कि वो परफेक्ट है या फिर नहीं। तभी ईरान को याद आता है चैंग ने उसे पहले ही बता दिया था कि तिंग ने भी कुछ टाइम पहले ऑयल पेंटिंग सीखी है, तो ईरान को उसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो शाओ को भी यही कहता है कि वो उसकी पेंटिंग में कमियां निकालने जितना परफेक्ट नहीं है। तभी शाओ उसके क्लोज आने लग जाती है, पर वो उसके हाथों को और उसकी गर्दन को चेक कर रही थी, जहाँ वो एकदम से ईरान को बेड पर धक्का देकर उसे ट्रैप कर लेती है और एक चाकू से उस पर हमला करते हुए पूछती है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि शाओ ने उसके रफ हाथ फील कर लिए थे, जबकि तिंग के हाथ उससे सॉफ्ट थे। उसने तिंग की गर्दन पर एक टीथ मार्क दिया था, जो कि ईरान की गर्दन पर नहीं था। यहीं पर वो पहचान गई थी कि वो तिंग नहीं है, लेकिन ईरान भी पूरी तैयारी से आया हुआ था। वो किस तरीके से उस चाकू को लगने से रोक देता है और शाओ से फाइट करता है, जहाँ शाओ से अपनी गन से शूट करने वाली थी, पर किस तरह ईरान उससे वो गन भी छीन लेता है और कहता है कि उसे शाओ से बस वो की चाहिए जो कि उसे तिंग ने दी थी। साथ ही उसे मारने की भी धमकी देता है, पर शाओ मरने से नहीं डरती थी। इसलिए ईरान एक ब्लेड निकालकर उसे कहता है कि उसे मरना तो जरूर मंजूर होगा, लेकिन वो कभी भी बदसूरत नहीं दिखना चाहेगी। ये कहकर वो उस ब्लेड को शाओ के फेस के पास लेकर चला जाता है, जिससे कि अब उसे ईरान को की देनी पड़ती है और ईरान की लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर चैंग को ईरान की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि ईरान को 10 बजे से पहले घर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए खुद वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है, जिस पर उसके असिस्टेंट उसे रोकने की भी कोशिश करती है, क्योंकि वो लोग चैंग की मॉम के मर्डरर के बहुत करीब थे और उन्हें एविडेंस भी मिलने वाला था। पर अभी चैंग को इन सब की चिंता नहीं थी, उसे बस ईरान को घर लेकर आना था, वो भी जिंदा। इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान किसी तरीके से शाओ के रूम से बाहर तो आ जाता है, पर अब शाओ के लोग उसे वहां से निकलने नहीं देते, जिनसे फाइट करके ईरान किसी तरीके से बाहर आता है और भी लोग एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और ईरान इस फाइट में काफी इंजर्ड भी हो जाता है। वो लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर हवा आ जाता है, क्योंकि उसने अब तक ईरान पर नजर रखी हुई थी और वो उन लोगों से ईरान को फाइट करके बचा लेता है। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जिसकी वजह से ईरान बच जाता है और वहां से निकल जाता है। पर अब उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो अपने पेन में भी वो मोमेंट याद कर रहा था जब उसने पहली बार चैंग को देखा था। तभी चैंग वहां पर कार लेकर पहुंच जाती है और ईरान को ऐसे देखकर काफी इमोशनल होकर गले लगा लेती है। ईरान भी उसे कंफर्ट फील कराने के लिए और उसे शांत करने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है। उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान मरने वाला नहीं है। जिसके बाद चैंग उसे घर पर लेकर चली जाती है और उसका फर्स्ट एड भी करती है। वो बस यही सोच रही थी कि कहीं उसके इस प्लान के चलते वो ईरान के साथ तो कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश नहीं हो गई है। पर उसकी असिस्टेंट उसे समझाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। तभी चैंग को उसकी आंटी यानी कि लान बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तिंग ठीक है या फिर नहीं। तो चैंग जवाब दे रही होती है कि वो ड्रेस कर रहा है और ठीक है, लेकिन उससे पहले ही लान उसे कह देती है कि उस बेड पर लेटे स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपने
मिसिंग नेफ्यू तिंग की बात कर रही है। जो सुनते ही चैंग काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि अब लान को भी उनका ये सीक्रेट पता चल चुका था। वो बार बार चैंग से यही पूछ रही थी कि आखिर उसका नेफ्यू ठीक है या फिर नहीं, जिसकी वजह से चैंग को असली तिंग के पास लान को लेकर जाना ही पड़ता है, जहाँ वो लान को सब कुछ बता देती है कि कैसे तिंग ने चैंग के साथ बिहेव किया था। और जब तिंग ने उसे मारने की कोशिश की तो उसने सेल्फ डिफेंस में उसे हिट कर दिया। जो सुनकर लान को रियलाइज होता है। वो चैंग से कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि गलती उनकी फैमिली की है, जिन्होंने तिंग की ऐसी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए लान बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रही थी, क्योंकि वो चैंग को बचपन से ही जानती थी और उसके साथ इतना कुछ हुआ जिसके बारे में लान को पता भी नहीं था। तभी लान चैंग से ये भी कहती है कि वो जान गई है कि चैंग ये सब बस अपनी मॉम की डेथ के बारे में पता लगाने के लिए कर रही है, लेकिन उसे ईरान के साथ क्रिएट किए हुए ड्रामा को अब एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान उनका ही एक फैमिली मेम्बर है, तो वो उसकी हर विश पूरी कर देगा और वो चाहे तो उनकी फैमिली में भी रह सकता है। लेकिन चैंग का प्लान कुछ और ही था। वो लान से रिक्वेस्ट करती है कि वो अभी ईरान और तिंग का मैटर कुछ टाइम के लिए खुद ही संभालना चाहती है। जो सुनते ही लान वहाँ से बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है और दोनों बस अपने अपने गिल्ट में रो रही थी। चैंग घर आकर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और ईरान के बारे में सोचती रहती है कि वो दोनों आखिर कैसे इतना क्लोज आते जा रहे हैं। चैंग उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है। दूसरी तरफ ईरान को भी होश आ चुका था। वो चैंग को ढूंढते ढूंढते उसके रूम में आ जाता है, जहाँ चैंग तो ड्रंक होने की वजह से सो रही थी। तभी उसका ध्यान उसके हाथ पर पड़ता है, जहाँ पर कट लगने का एक बहुत ही पुराना निशान था। उसे देखकर ईरान को याद आता है कि शायद वो चैंग से पहले भी मिल चुका है, क्योंकि बचपन में वो जब चैंग के साथ एक कार में बैठा था तब चैंग के हाथ में कट लग गया था और ये वही कट का निशान था जो कि अभी ईरान देख पा रहा था। यहाँ वो चैंग के पास बैठकर सोचने लग जाता है कि उन दोनों का मिलना तो बहुत पहले से ही उनकी डेस्टिनी ने डिसाइड कर लिया था, पर फिर भी वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते थे। ये रिग्रेट हमेशा ईरान को रहने वाला था। जो सोचकर वो रोने भी लग जाता है, पर तभी चैंग जाग जाती है और ईरान उसे वो की दे देता है। तो चैंग उसे स्माइल के साथ थैंक्स कहती है और ये भी बताती है कि ईरान ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो वो भी अब उसके लिए कुछ करना चाहती है। जो सुनकर उसे कहता है कि वो बस एक बार के लिए चैंग को बैले डांस करते हुए देखना चाहता है, क्योंकि बैले डांस असल में उसका फेवरेट था। उसे डांस करते हुए खुश देखकर ईरान को काफ़ी खुशी होती है, जिसकी वजह से अब चैंग उसके लिए डांस करती है। ईरान काफ़ी अच्छे से पियानो प्ले करता है, लेकिन अब चैंग डांस करते करते रुक जाती है और ईरान के पास जाकर उसे कहती है कि बहुत ही जल्दी तिंग ठीक होने वाला है, यानी कि वो होश में आने वाला था। इसीलिए चैंग चाहती थी कि अब उन दोनों को ड्रामा एंड कर देना चाहिए। जो सुनते ही ईरान काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। पर चैंग उसे एक कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखने के बाद ईरान उसकी तरफ भागकर बात करने के लिए जाता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि उसके पास चैंग को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो बस अपना पेन बाहर निकालने के लिए पियानो प्ले करता रहता है और ये पियानो चैंग भी बाहर से सुन रही थी। वो भी ये सब खत्म करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और रो रही थी। यहाँ से अब हम पास का सीन भी देख पाते हैं कि ईरान कहीं से एक छोटा सा पियानो चोरी करके भाग रहा था और कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो चैंग की कार के अंदर जाकर छुप जाता है, जिस बीच चैंग के हाथ पर चोट लग गई थी, पर वो ईरान की छुपने में मदद करती है और उसके फेस पर लगी चोट पर दवाई भी लगाती है। जो देखकर ईरान भी उसे चोरी किया हुआ पियानो गिफ्ट कर देता है और चैंग उसे कहती है कि वो ज़रूर एक दिन ईरान के लिए डांस करेगी। और ईरान कहता है कि मैं तुम्हें पियानो प्ले करके दिखाऊंगा, यानी कि उनके बीच ये सब पहले से ही प्लान था। भले ही वो ये सब भूल गए थे, पर उनकी डेस्टिनी उनके लिए ये सब कर रही थी। यहाँ से अब हम लान को देखते हैं। वो रात को अकेले ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ उसकी नज़र हाव पर पड़ती है, जो कि छुपकर अपने हाथ पर लगी चोट पर बैंडेज लगा रहा था। तो लान उसके हाथ पर बैंडेज लगाने में उसकी मदद करती है, उसे ये भी समझाती है कि वो उसके लिए काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ की फिक्र ना करे, यानी कि उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए और उसकी भी लाइफ उनके लिए बहुत ही मैटर करती है। जो सुनकर हाव ब्लश करने लग जाता है। वो दोनों अब एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं। वो उस की मदद से उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर लेकर आ गई थी, जिन्हें तिंग ने सेफ बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। पर इस बात की खबर बैंक मैनेजर भी तिंग फैमिली को पहुंचाने के लिए कहता है। अब चैंग घर जाकर वो फाइल असिस्टेंट को सेफ में रखने के लिए कह देती है और खुद अपने रूम में चली जाती है, जहाँ ईरान ने जाते जाते उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ था। उस नोट में उसने चैंग के लिए उन फ्लावर्स के बारे में लिखा हुआ था और उन सभी फ्लावर्स का ध्यान रखने के लिए कहा था। जो बढ़ते ही वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जल्दी से ईरान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। भागते भागते उसका एक शू उसके पैर से निकल जाता है। तभी वो रुक जाती है, क्योंकि उसके लिए वो शू उठाकर ईरान लेकर आ रहा था, जो कि उसे ब्रिज पर मिल गया था। ईरान अब उसे शूज़ वापस से पहना देते हैं
और चेंग उसे कहती है कि वो दोनों गुड बाय बोले बिना ही अलग हो गए। ईरान बोलता है कि क्या वो भी कुछ कहना चाहती है, पर चेंग कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि उसके दिमाग में लान की बातें चल रही थी कि उसे अब अपना ड्रामा एंड कर देना चाहिए। इसलिए ईरान वहां से चला जाता है, पर उन दोनों को ही एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी चेंग रास्ते में चलते चलते एक आदमी से टकरा जाती है जिसका नाम डेंग था, और ये वही आदमी था जिसने चेंग के पेरेंट्स को मारा था, पर वो इस वक्त उसे पहचान नहीं पाती। जब वो घर जाकर वो सेफ बॉक्स वाले डॉक्यूमेंट्स देखती है तो उसे पता चलता है कि तेंग असल में कांग है। वो फार्मास्यूटिकल से अपने लिए वीट खरीदा करता था और उसके अंदर डेंग की फोटो भी होती है, जो देखकर चेंग पहचान जाती है कि जरूर ये वही आदमी था जिसे चेंग इतने सालों से ढूंढ रही है। दूसरी तरफ ईरान भी एक आदमी से मिलता है। वो लोग असल में हान चेन नाम के एक आदमी का पता लगाना चाहते थे जो कि शाओ और वांग से रिलेटेड था, इसलिए ईरान को शाओ के बारे में और भी जानने की जरूरत थी, जिस वजह से अगले दिन वो शाओ से मिलता है, जहाँ पर शाओ एक बार फिर उस पर हमला कर देती है, पर वो इस बार भी उसे हरा देता है। उससे कहता है कि वो ये जानता है कि शाओ तेंग से कोई प्यार नहीं करती है, क्योंकि जब उसे पता चला कि तेंग की जगह वहाँ पर एक स्ट्रेंजर उसके साथ है तो शाओ बस इस बात से गुस्सा हुई कि उसे ईरान ने धोखा दिया, पर उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि असली तेंग कहाँ पर है और कैसा है, क्योंकि उसे तो उसकी फिक्र थी ही नहीं। वो बस उसके साथ किसी वजह से थी और यही वजह ईरान को जाननी थी। इसीलिए अब ईरान शाओ को छोड़ देता है और कहता है कि वो बस शाओ के साथ टीम बनाना चाहता है, क्योंकि जो चीज़ वो चाहती है वो चीज़ ईरान भी उसे दे सकता है, जिसके बदले में बस शाओ को उसकी मदद करनी होगी। इसलिए अब शाओ भी उसे बात करने के लिए न्यू फेरी में मिलने के लिए कहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।